जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं भारत की जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा पर, जो आप पूर्व में भी कर चुके हैं। आपने पहले पढ़ रखा है, किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। एक परिभाषा आज और बताना चाहूंगा, आप वो लिखें, ये लिखें, एक ही बात है। भी निश्चित समय जो शब्द पहली में आया है उसी के आधार पर एक परिभाषा और बता रहा हूं, सुनिएगा। दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को, दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब इसमें एक शब्द मिला आपको, दो समय बिंदु। तो आज हम जो हमारी सबसे अंतिम जो जनगणना हुई है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो दो समय बिंदु, हम अंतिम जनगणना हमारी 2011 में हुई और एक समय बिंदु हमारा इससे पहले वाला हो गया। तो 2001 और 2011 ये हमारे दो समय बिंदु इसमें लिए जाएंगे। क्योंकि भारत में मैंने आपको पूर्व में बता रखा है, हम 10 वर्ष का अंतराल रखते हैं, इसलिए 2001 और 2011 की जनगणना की हम बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर इस जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कहते हैं, दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सबसे लास्ट में हमारी जनगणना 2011 में हुई, इससे पहले 2001 में हुई। तो इसलिए हम 2001 और 2011 के जनसंख्या का आधार रखेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि निकालने। तो अब परिभाषा के बाद हम 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की चर्चा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह पता होना चाहिए 2001 की कुल जनसंख्या कितनी। तो 2001 की कुल जनसंख्या 102.86 करोड़ जनसंख्या थी 2001 में। इसके आगे मैंने ये दो आंकड़े लिखे हैं। इन आंकड़ों की इस प्रश्न में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां ये जो आंकड़े निकले हैं ये 1991 और 2001 के आधार पर निकले हैं। तो इसलिए मैं इन पर अब कोई चर्चा नहीं कर रहा। मुझे 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि निकालनी है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान दें भी किन किन आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो 2001 की जनसंख्या होगी। अब बात करते हैं 2011 की जनसंख्या की। ये प्रोविजनल डाटा मैंने यहां लिए हैं, आप फाइनल लेकर भी निकाल सकते हो। 121.01 करोड़, ये 2011 की जनगणना हुई। अब आपको क्या करना है, 2011 वाली जनसंख्या में यानी 121.01 में से आपको 102.86 घटा देना है। 2011 वाली में से 2001 वाली जनसंख्या घटा देनी है। वो घटाने के बाद जो जनसंख्या प्राप्त होगी उसे कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि, जो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यहां पर पॉजिटिव है, आप घटाओगे तो 5181, तो यानी 18.15 प्लस में, यानी 18.15 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कितनी ग्रोथ हुई, 18.15 करोड़ की वृद्धि हुई, पॉजिटिव हुई। तो इसलिए हमने प्लस चिन्ह लगा दिया। तो दोनों जनगणनाओं की संख्या, जनसंख्या घटाने के बाद जो मात्रा आपको, जो मान प्राप्त होता है उसको कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि। तो ये तो संख्यात्मक रूप से हो गई। अब हम इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया है, दोनों का अंतर लिया है। वो अंतर कितना आया, 18.15 अंतर आ गया।
तो ऊपर अंतर लिखना है, बटा में ये अंतर पिछले वाली जनसंख्या के आधार पर आया तो उस आधार को रखना है। आधार हमेशा ही पिछले जो जनगणना हुई उसको रखना है। जब 11 की बात करोगे तो 1 की बात करोगे तो 91 की जनगणना आपको लेनी है। तो बटा में आपको क्या लगाओगे 102.86 और गुणा में 100। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे इसको, तो आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो ये होगा 17.64%। ये परसेंटेज में आ गई 17.64, और अगर फाइनल डाटा लोगे तो 17.7 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2001 से 2011 तक यानी इन 10 वर्ष की जो निरपेक्ष वृद्धि है वो तो है 18.15 करोड़, और जनसंख्या वृद्धि दर यानी परसेंटेज में है वो है 17.64%। तो आपको निरपेक्ष भी पता हो और परसेंटेज में भी पता होने चाहिए। तो 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिए 17.64% है। उम्मीद करता हूं आप ये निकालना भी सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं भी इसी प्रकार जैसे पूरे देश की निकाली, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की निकाली जाती है। भी 2011 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी, 2011 में कितनी होगी, वो निकाल ली जाती है। यहां एक बड़ी ही दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा। 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले दशक यानी 1991 से 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही है। यानी जो पिछली दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी उसकी तुलना में इस 2001 से 2011 की जो चाहे राज्यों की बात करें चाहे केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो रही है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब पिछली जनगणना हुई 2011 में, उस टाइम देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये तो आज का हिसाब नहीं रखना है अपने को, उस टाइम जनसंख्या वाली बात जब करते हैं 2011 में देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यानी टोटल जो डाटा बनते हैं वो 35 हो गए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो उन्हीं के डाटा आपको मिलेंगे। आप कहीं नए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को ढूंढने लग जाएं तो आपको आंकड़े नहीं मिलेंगे। वो आगे 2021 वाली जो जनगणना आएगी उसी में आपको वो आंकड़े प्राप्त होंगे। अब एक चीज, ये तो हमने इंडिया लेवल की बात कर ली, स्टेट कैसे निकलता है उस पर भी बात कर ली, कौन सा ज्यादा है कम है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं चाहता हूं भी, हम इस इंडिया का, अपने देश का जो स्थानिक जो पैटर्न है उस पर बात कर लें। यानी देश में जनसंख्या वृद्धि के 2001 से 2011 के मध्य के आंकड़ों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो 3 प्रकार के एरियाज यानी क्षेत्र है वो हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम उन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बात कर लेते हैं। पहला क्षेत्र है तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, जहां जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा रही और वो आंकड़ा रखा हमने 30% से अधिक। यानी इसमें वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शामिल है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से अधिक रही। तो सबसे बड़ी बात बताऊं, ऐसे केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य है ही नहीं। 30 से ऊपर वाला केंद्र शासित प्रदेश रहे दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो कहां पर है, ये रहा दादर नागर हवेली और ये दमन और ये दीव। दमन दीव और दादर और नगर हवेली इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश, तो यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश यहां भी, इन 2 केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर है वो 30% से अधिक रही। किनकी क्या रही, जिनकी जरूरत है डाटा की, उनकी मैं आगे बात करूंगा। अब बात करते हैं दूसरा, मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या रखा गया
जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20% से 30% के बीच रही, उनको इसमें शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आए वो देखिए। बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर संख्यात्मक रूप से बात करें तो 5 और 3 8, 10 और 2 12, यानी 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आए। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश आगे तीव्र जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र में, और 12 आगे अपने 20 से 30% वाले में। अब थोड़ा सा इसको मानचित्र पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अपना आ गया ये बिहार आ गया, बिहार के बाद ये हमने कहा जम्मू कश्मीर आ गया हमारा, उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, मेघालय आ गया, मिजोरम आ गया। तो आगे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये रहा नीचे पुडुचेरी, ये आगे 11, और अपना कौन सा रह गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया, यूपी, दिल्ली, पुडुचेरी, मिजोरम आ गया, मेघालय आ गया, झारखंड भी आ गया, ये झारखंड आ गया। तो ये अपने राज्य आगे 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये किस श्रेणी में है, मध्यम जनसंख्या वृद्धि यानी 20 से 30% वाले हैं। अब तो अगर आप मोटा मोटा आइडिया देखें तो ये एरिया सारा ही आ गया भाई, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं मोटा मोटा, यानी कर्क रेखा से ऊपर वाला हिस्सा ही है। कुछ स्टेट अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मोटा मोटा जैसे जम्मू कश्मीर आ गया, अपना दिल्ली आ गया, यूपी आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मेघालय और मिजोरम, ये सारे आ गए इसके अंतर्गत, यानी इस इलाके के ज्यादातर राज्य इसके अंतर्गत आ गए। तो आप मोटा मोटा ध्यान रखोगे, याद भी आपको रहेगा। अब बात आती है फिर तीसरा जो प्रदेश है वो है कम जनसंख्या वृद्धि का, जहां 20% से भी कम ग्रोथ जो पॉपुलेशन की रही है उस पर बात करें। अब आप ये सोचें भी सर कितना याद रखेंगे, याद नहीं रखना है हमें। 2 का पता है 30 से ज्यादा है, और ये ऊपर वाले मोटे मोटे हमें 12 जगह मिल गई। ये पुडुचेरी यहां नीचे आ गया और बाकी सारे लगभग यहां आ गए, तो ये आगे 20 से 30 वाले। अब आपको जो बाकी बच गए 12 और 2 14, 35 में से 14 निकालेंगे तो कितने हो गए अपने 21। तो शेष 21 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां की जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की वो 20% से कम है। तो यानी लगभग दक्षिणी जो भारत है वो सारा आ गया लगभग, जहां ग्रोथ रेट है वो 20% से कम रही। किसकी, 2001 से 2011 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की हम बात कर रहे हैं इसके अंतर्गत। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी तरीके से। आपको ज्यादा आंकड़ों पर बात नहीं करनी है, आंकड़े तो आंकड़े हैं, हमें समझना है। जैसे आपको पेपर बनाने वाला घुमा कैसे सकता है, आपसे ये कह सकता है कि आप ये बताएं जो ये अपना कौन सा है, उत्तरी पूर्वी राज्य या पूर्वी राज्य कह ले। तो ये जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य है, मिजोरम है, मेघालय है, मोस्टली जो हमने मध्यम श्रेणी में किया, और 20% के आसपास वाले भी इसमें ये सारे आ जाएंगे, कुछ और जो बचे हुए हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मेघालय और मिजोरम की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्यों भी ग्रोथ क्यों हो रही है वहां पर ज्यादा, आपको यह सोचना है भी क्यों होता है ऐसा। इस पर भी आपसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को अप्लाइड प्रश्न कहा जाता है। तो देखिए, एक जनसंख्या ग्रोथ का एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, मतलब जहां जन्म दर ज्यादा थी मृत्यु दर कम थी, जहां जन्म दर ज्यादा थी मृत्यु दर कम थी, तो जन्म लेने वाले ज्यादा और मरने वाले कम है, तो इसका मतलब जो ग्रोथ है वो ज्यादा होगी। तो एक तो हम ये कह सकते हैं भी प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा सबसे आप ये देखिए, क्योंकि ये जो मेघालय है, मिजोरम है, ये हमारे बॉर्डर वाले इलाके हैं,
जहां पर बांग्लादेश और म्यांमार की जो सीमा लगती है। तो आप इसमें यह लिख सकते हो बांग्लादेश और म्यांमार के जो अवैध जो लोग हैं यानी अवैध घुसपैठिए हैं वो इस क्षेत्र में आ गए हैं। आपने सुना होगा अक्सर न्यूज में रहा, रोहिंग्या जो मुसलमानों की बात आती थी या बांग्लादेशियों की बात आती है, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के जो अवैध जो शरणार्थी है वो इस एरिया में आ रहे हैं, जिनकी वजह से वहां की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इसी प्रकार एक प्रश्न और बन सकता है कि जैसे दमन दीव, दादर और नगर हवेली या दिल्ली की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा हूं, भी यहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा क्यों हो रही है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा क्यों हो रही है? तो आप सबको अच्छे से पता है इसका जो ग्रोथ होने का सबसे जो मुख्य कारण है वो है अंतरराज्यीय आप्रवास। भी दूसरे देश के लोग यहां आ रहे हैं रोजगार के लिए। मुख्य जो माइग्रेशन होता है वो हमें पता है वो रोजगार के लिए होता है। तो अंतरराज्यीय आप्रवास है वो हो रहा है यहां पर, इसलिए यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बढ़ रही है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों पर भी ध्यान देना है। तो अब तक हमने पढ़ा 2001 से 11 का दशकीय वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि कितनी रही, परसेंटेज में कितनी रही। उसके बाद इन दशकीय वृद्धि के आधार पर जो स्थानीय पैटर्न है उस पर हमने बात की, तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र, मध्यम और कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, इस पर हमने बात की। अब हम एक चीज इन दशकीय जनसंख्या वृद्धि के आधार पर एक चीज हम और समझ लेते हैं। यहां पर भी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 10 वर्षीय जो वृद्धि है वो भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई, किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा हुई, या न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे पहले बात करते हैं 2001 से 2011 के दौरान, इस पीरियड की बात करें 10 वर्ष की, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अब इसमें दो बात कर लेते हैं अपने, एक तो राज्य की बात कर लेते हैं वो स्टेट कौन सा है, और दूसरा बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। राज्यों की बात करें तो वो राज्य है मेघालय। मेघालय जहां सबसे ज्यादा बारिश होने वाला आपको इलाका याद होगा, मासिन राम चेरापूंजी, ये सुने आपने, सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय। और यहीं पर भारत में पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है वो है मेघालय। ध्यान रखना चाहो तो आप बता सकते हो 27.82%, 27.82% है वो ग्रोथ हुई। भारत की ऑल ओवर 17.64 या 17.7 और यहां की 27.82% ग्रोथ रेट रही। अब और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आपको पता ही है, पहले ही बता चुका हूं, दादर नगर हवेली। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर नगर हवेली है, और जिसका परसेंटेज है 55.5%, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट, दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हैं, 55.5% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पिछले दशक में मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर नगर हवेली है। इसी प्रकार बात कर लेते हैं अब न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले, न्यूनतम पर भी बात कर लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश पर भी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला स्टेट, और वो स्टेट है नागालैंड। ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व का ये एक राज्य है नागालैंड, जो बिल्कुल सबसे पूर्व की तरफ है, ठीक है, नागालैंड। मेघालय इससे पहले, आसाम से पहले मेघालय में ग्रोथ सबसे ज्यादा हुई,
और सबसे बाद वाला जो नागालैंड है वहां पर सबसे कम हुई, सबसे कम हुई, सबसे कम हुई। और एक और सबसे प्यारी बात यहां पर बनती है, वो है यहां ग्रोथ रेट रही, वो थी 0.47%। लेकिन माइनस में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला भारत का एकमात्र राज्य, ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला भारत का एकमात्र राज्य है वो कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड, जहां 10 सालों में जनसंख्या है वो कम हुई है, कम हुई है। कितनी हुई है? 0.47, यानी यूं कह दें भी आधा % जनसंख्या है वो कम हुई है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, ऋणात्मक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो केंद्र शासित प्रदेश है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला, उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जिसकी ग्रोथ रेट है 6.23%। 6.23%। तो इधर है ये लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत में सबसे कम रही, ऐसा ये केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की बात करें तो नागालैंड है, वहां पर सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन नेगेटिव हुई, ऋणात्मक हुई, यानी कम हुई तो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा ही कम हो गई, माइनस में चली गई। ठीक है। और सबसे ज्यादा वाला ग्रोथ रेट वाला है पॉपुलेशन का वो मेघालय है, और सबसे ज्यादा वाला, और अगर केंद्र शासित प्रदेश देखें तो दादर और नगर हवेली है। तो इन आंकड़ों को भी आप थोड़ा सा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको काम आने हैं। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि भारत की सबसे अंत में जो जनगणना है उसके हिसाब से 17.64 या 17.7% है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर कहां सबसे ज्यादा है, कहां सबसे कम है, इसकी बात कर ली। फिर हमने ये भी बात कर चुके हैं भी किन राज्यों में ग्रोथ है वो सबसे 30% से ज्यादा है, कहां 20 से 30 है और कहां 20। तो आप देख रहे हो जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत है, मोस्टली ज्यादातर वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 20% से कम है। उम्मीद करता हूं आपको ये जनसंख्या वृद्धि या दशकीय जनसंख्या वृद्धि इसको क्यों बोलते हैं ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिएगा। अब अगली वीडियो क्लास जो हमारी होगी मैं उसमें बता दूं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, दशकीय जनसंख्या वृद्धि, लेकिन उसमें हम रखेंगे 1901 से लेकर 2011। ये तो हमने सबसे लास्ट की पढ़ना जरूरी थी, ये तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आगे आपको जो भी कंपटीशन देंगे वहां काम आएगी। अगली वीडियो क्लास में हम 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि दर पर बात करेंगे और बहुत ही प्यारा वीडियो होगा। एक बार देखने से मात्र ही आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो आप इसी प्रकार बने रहिएगा और अच्छे से इनसे नोट्स भी आप बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि को लेकर ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।